जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे निरंतर वीडियो को देख रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप सब लोगों के लिए। ये टॉपिक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। अगर इस टॉपिक की विशेषता की बात करें तो ये टॉपिक हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक के लिए बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा बेस है। तो बेसिकली ये टॉपिक क्या है, किस तरीके से इस टॉपिक के बारे में हम समझ सकते हैं, क्या इस टॉपिक की मूल बातें हैं, ये सभी हम एक एक करके जानेंगे। अर्थात इस पूरे टॉपिक में कौन कौन सी परतें हैं उनको एक एक करके रिवील करेंगे। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, या इसको हिंदी में कहते हैं हम महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या, कैसे ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद प्लेट टेक्टोनिक को आधार प्रदान करती है, प्लेट टेक्टोनिक का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करती है, इन सब के बारे में विशेष तौर पर आज की इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सी फ्लोर होता क्या है और इसमें किस तरीके की स्प्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो सी फ्लोर को अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ सी फ्लोर दिखता है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। सी फ्लोर नजर आ रहा है हमें, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी यहाँ पर लैंडफॉर्म या स्थलाकृतियां नजर आ रही हैं। क्या सी फ्लोर आज हम ये देख पा रहे हैं जो पहले इसी तरीके का सी फ्लोर, क्या वैज्ञानिकों के पास इसी तरह की इंफॉर्मेशन थी, क्या सी फ्लोर ऐसा ही होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में तो हमारे पास जानकारी है कि सी फ्लोर होता क्या है। तो देखिए बेटा, जो सी फ्लोर है, इस सी फ्लोर में अगर हम देखें, इसको हिंदी में महासागरीय नितल कहते हैं। तो जो महासागरीय नितल है इसमें निरंतर प्रसार होता रहता है। तो जब भी महासागरीय नितल में या सी फ्लोर में प्रसार होगा तो उसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कह देंगे। और चूंकि इसके संबंध में विशेष तौर पर एक सिद्धांत या हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई है, इसीलिए इसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत या हाइपोथेसिस नाम दे देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सी फ्लोर किसे कहते हैं और सी फ्लोर में मुख्य तौर पर कैसे स्प्रेडिंग हो रही है। आप एक और शब्दावली आपने कई बार सुनी होगी, सी लेवल या सागर की सतह। तो सागर की सतह और सागर का नितल बहुत अलग अलग बातें हैं। सतह का मतलब होता है जहां तक का पानी का लेवल है, जहां पानी भरा हुआ है। लेकिन जब हम सी फ्लोर या सागर के नितल की बात करते हैं बेटा, तो ये बिल्कुल हम सी की क्रस्ट की बात कर रहे होते हैं। सी के निचले भागों में जो बेसाल्टिक जो क्रस्ट है इसकी, उसकी बात कर रहे होते हैं। तो सी फ्लोर और सी लेवल दोनों ही अलग अलग बातें हैं, इसको भी हमें जानना जरूरी है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत है या सी फ्लोर में स्प्रेडिंग किस तरीके से होती है, इसके बारे में कैसे ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, कैसे इस सिद्धांत को विशेष तौर पर हैरी हेस ने प्रतिपादित किया 1960 के दशक में। तो क्या है इसके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो महाद्वीप और महासागरों के निर्माण से संबंधित है। कैसे हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है, ये विशेष तौर पर हमें उस पूरे चैप्टर में पता चलता है। महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के संबंध में एडवर्ड टेलर ने सबसे पहले अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया 1900 के दशक में। एडवर्ड टेलर के बाद प्रमुख रूप से सिद्धांत हमें जो मिलता है महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में, वो मिल जाता है हमें अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय प्रतिपादित किया। उस समय हमें ये पता था कि हमारे महाद्वीपों का और हमारे महासागरों का निर्माण जो है विस्थापन का परिणाम है। परंतु जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गणितीय त्रुटियां रही उसमें। तो मैथमेटिकल जो एरर्स हैं उनको बाद में दूर कैसे किया गया, ये सिद्धांत के माध्यम से हमें पता चलेगा। यानी शुरुआत में हमारे पास ये जरूर हमें पता था कि महाद्वीपों में विस्थापन होता है। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं 1930 में, जिनका नाम है ऑर्थर होम्स। ऑर्थर होम्स का कन्वेक्शन करंट सिद्धांत, या हिंदी में इसको कहें संवहन तरंग सिद्धांत, भी हमें कहीं ना कहीं महाद्वीपों के विस्थापन की जानकारी देता है।
लेकिन अभी भी 1930 के दशक में जब अल्फ्रेड वेगनर की मृत्यु हुई तो अभी भी हमें ये पता नहीं था कि महाद्वीपों का ये जो विस्थापन है वो किस प्रकार से होता है और महाद्वीपों के विस्थापन से कैसे स्थल पर स्थलाकृतियां बन जाती हैं और जलीय भागों में स्थलाकृतियां बन जाती हैं, ये हमें कुछ भी पता नहीं था। तो आइए जान लेते हैं कि इसके बारे में हमें कब पता चला। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो टाइम पीरियड है ये 1930 के बाद यानी 1940 और 50 के बीच का टाइम पीरियड है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड। उस समय बेटा विश्व को कुछ नई चीजें पता चली। क्या पता चला? उस समय महासागरों का स्पष्ट तौर पर कुछ दृश्य रूप में, कुछ मानचित्र रूप में कुछ चीजें ऐसी नजर आई जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी, या हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो ओशियन के अंदर की इमेज निकल कर आई। ये इमेज कैसे निकल कर आई? तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1940 से 50 के दशक में जो जर्मनी सबमरीन थी, अब देखिए फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत सारी सबमरीन यूज किए और इन सबमरीन को जब पानी के अंदर ले जाया गया तो पता चला कि भाई पानी के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। सी की फ्लोर नजर आई और सी की फ्लोर में बहुत सारी डाइवर्सिटी इस तरीके से नजर आई। तो ये सब बातें जब हम 1940 के दशक में जाने तो फिर वैज्ञानिकों के मन में ये चीज आई, ये चीज निकल कर आई कि यार सी फ्लोर में इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसी है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी कहां से आ गई? कहां से सी फ्लोर में मिड ओशनिक रिज नजर आता है, कहां से सी फ्लोर में कॉन्टिनेंटल राइज नजर आता है, कहां से सी फ्लोर में अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, सी माउंट है, ट्रेंचेस हैं, वल्कनिक आइलैंड्स हैं, इतने सारे जो लैंडफॉर्म हमें सी की फ्लोर में नजर आ रहे हैं, ये कैसे बन गए यहाँ पर, या इनके पीछे की क्या हिस्ट्री है? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के मन में, जियोलॉजिस्ट के मन में, समुद्री वैज्ञानिकों के मन में ये कहीं ना कहीं प्रश्न रहे। तो 1950 के बाद फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों में ये होड़ मच गई कि यार हम भी तो महासागरों के नितल को समझे जाने और इनके इस नितल वाले भाग में ये लैंडफॉर्म बने हैं, ये कैसे बने हैं, इनके पीछे की हिस्ट्री को समझें। तो इसी क्रम में वर्ष 1900 अगर बात करें 60 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हैरी हेस। क्या नाम था बेटा इनका? हैरी हेस। ये हैरी हेस है बेटा, इन्होंने ही सबसे पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी है। हैरी हेस के साथ एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट डाइट्स। तो हैरी हेस और रॉबर्ट डाइट्स ने 1960-61 के दशक में मिलकर अगर बात करें इस थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी का स्टार्टिंग का जो भाग है वो हैरी हेस के माध्यम से दिया गया और 1961 में, यानी 1960 में हैरी हेस ने इसको स्टार्ट किया, 1961 में रॉबर्ट डाइट इसमें जुड़े। इन्होंने ही ये शब्द दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो शब्द दिया है वो मूल रूप से रॉबर्ट डाइट का ही है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि चूंकि ये सिद्धांत हैरी हेस दे रहे हैं तो इस सिद्धांत के संबंध में कुछ हमें क्वेश्चंस नजर आते हैं, या सी की फ्लोर की जो स्प्रेडिंग हो रही है इस स्प्रेडिंग का क्या कारण है, इसके पीछे 3 क्वेश्चन हमें मूल रूप से मिल जाते हैं बेटा। कौन कौन से ये 3 क्वेश्चन हैं? पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं स्लाइड पे तो लिखा हुआ है कि क्यों सी की फ्लोर मिड मेसोजोइक एरा से पुरानी नहीं है, अर्थात सी का जो फ्लोर है, सी का जो क्रस्ट है, सी का जो बेसाल्टिक क्रस्ट है, ये क्यों 300 मिलियन 260 से 300 मिलियन एज जो हमारी है प्रीवियस, ये इतने पुराने क्रस्ट को अगर हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे पुराना क्रस्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा सी की फ्लोर में? यानी सी की फ्लोर का क्रस्ट मिड मेसोजोइक एरा से पुराना नहीं है। और आपको पता ही है पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास में हमें पता चलता है कि लगभग 260 मिलियन वर्ष पूर्व मिड मेसोजोइक एरा आया था और उस समय से पुराना हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है सी की फ्लोर के संबंध में, सी की क्रस्ट के संबंध में। लेकिन आपको ये पता होगा कि सी की क्रस्ट अगर 260 मिलियन वर्ष पुरानी नहीं है तो क्या हमारी पृथ्वी का भी ये आयु इतनी ही पुरानी है? तो नहीं है। पेंजिया को अगर हम देखेंगे तो पेंजिया का निर्माण जो हुआ वो कार्बोनिफेरस काल में हुआ, जो मिड मेसोजोइक के बाद पहले का काल है, और इसके पहले भी तो रोडनिया हुआ करता था, ये भी तो हमें पता है। तो इसका मतलब है स्थलीय क्रस्ट बहुत ज्यादा पुरानी है जबकि ओशनिक क्रस्ट उससे बाद की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो अगर बात करें स्थलीय क्रस्ट है या स्थलीय भूपरपट्टी है वो ज्यादा पुरानी है, लेकिन ओशनिक जो क्रस्ट है वो उतनी ज्यादा पुरानी नहीं है? तो इस प्रश्न को भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है बेटा, इसका भी आंसर जानेंगे और इसका भी आंसर हमें
हैरी हेस ही देंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि जो बेसाल्टिक रॉक है इसकी एज जो है, जैसे जैसे हम मध्य महासागरीय कटक के दूर की ओर जाते जाते हैं, मिड ओशनिक रिज के दूर चले जाते हैं, वो क्या होती जाती, इंक्रीज हो जाती है। अर्थात हम देख रहे हैं कि मिड ओशनिक रिज से के आसपास की जो रॉक है, बेसाल्टिक रॉक है, वो तो बहुत ज्यादा नमीन है, यंगस्टर है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके दूर चले जाते हैं ये यंगस्टर रॉक धीरे धीरे ओल्डर होती चली जाती है। अर्थात मिड ओशनिक रिज से दूर की ओर जाने पर क्या हो जाती है, रॉक पुरानी हो जाती है। ये भी दूसरा सवाल है, ऐसा क्यों हो जाता है भाई, तो इसका भी आंसर देखेंगे हम। और तीसरा प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, कि क्यों ओशनिक फ्लोर ट्रेंचेस के पास पहुंचकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बिल्कुल आपने सही सुना कि ओशनिक जो हमारी क्रस्ट है वो निर्मित तो हो रही है कहां पर, अगर हम देखें मिड ओशनिक रिज के पास, क्योंकि यंगस्टर है, लेकिन क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है ट्रेंचेस के पास जाकर। तो ये भी एक गुत्थी है, ये भी एक मिस्ट्री है जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से हैरी हेस और डाइट ने मिलकर इस पूरी की पूरी मिस्ट्री को रिवील किया, इस पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझाने का कार्य किया। तो क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो इसके संबंध में 1960 के दशक में इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण खोजें की, और महत्वपूर्ण खोज करते ही अगर बात करें इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस थ्योरी को देने के लिए, या इस थ्योरी का सबसे पहले प्रतिपादन जब हैरी हेस ने किया, तो इसके लिए इन्होंने होम्स के कन्वेक्शनल करंट सिद्धांत का सहारा लिया है। जी हां, बिल्कुल वही होम्स जो 1930 में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिए। अब ये क्या होती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या है तापीय संवहन तरंग सिद्धांत। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हैरी हेस ने कैसे मुख्य तौर पर 1952 में जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है जेम्स प्रिंस, इनकी मुख्य तौर पर सर्वेक्षणों का सहारा लिया, और इनकी सर्वेक्षणों का सहारा लेकर इन्होंने मूल रूप से ये सिद्धांत हमें दिया है। तो देख लेते हैं क्या है मुख्य तौर पर ये थ्योरी। तो हैरी हेस ने सबसे पहले होम्स के तापीय संवहन तरंग सिद्धांत का सहारा लिया, और तापीय तरंग सिद्धांत का सहारा लेकर इन्होंने इस मिस्ट्री को सुलझाया कि कैसे हमारे ओशन के क्रस्ट वाले भाग में मिड ओशनिक रिज और ट्रेंचेस बन जाती हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि मिड ओशनिक रिज क्या होता है, मिड ओशनिक रिज का निर्माण कैसे होता है, मिड ओशनिक रिज हमारे ओशन में कहां कहां नजर आते हैं। इसके बाद हम ट्रेंचेस को समझेंगे और ट्रेंचेस के पीछे की निर्माण की मिस्ट्री को जानेंगे। तो सबसे पहले कैसे ऑथर होम्स के इस सिद्धांत को कि कन्वेक्शनल करंट ही मिड ओशनिक रिज का निर्माण करती हैं, उसको हैरी हेस किस तरीके से बता रहे हैं। तो देखिएगा, हैरी हेस का कहना है कि मुख्य तौर पर अगर आप इसको समझें तो हैरी हेस कहते हैं कि ये जो कन्वेक्शनल करंट हैं, इन करंट्स का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे मेंटल वाले पार्ट में होता है, यानी इसको एस्थीनोस्फीयर या दुर्बल मंडल कहते हैं। एस्थीनोस्फीयर या दुर्बल मंडल वो क्षेत्र होता है जहां से कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है। इसको सामान्य तौर पर हम वो बिंदु कहते हैं जहां से ये तरंगें शुरू होती हैं, या ऊष्मा बिंदु के रूप में या हॉट स्पॉट के रूप में हम जानते हैं। अर्थात एस्थीनोस्फीयर पर जब हमारा लिथोस्फीयर तैरता है, क्या बोल रहा हूं मैं, एस्थीनोस्फीयर पर जब हमारा लिथोस्फीयर तैरता है तो इससे इन दोनों के बीच में एक जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। इस जियोथर्मल एनर्जी का अगर हम मूवमेंट देखें तो ये थोड़ा सा कैसा होता है, ये अप बेलिंग करते हुए ऊपर की ओर आती हैं, यानी क्या है, आरोही क्रम में ऊपर की ओर आती, हिंदी वाले समझे, अप बेलिंग करते हुए ऊपर की ओर आती हैं। इन्हीं को ऑथर होम्स प्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूम। और प्लूम वहां ज्यादा जनरेट होता है जहां पर रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। अब ये जो रेडियो सक्रिय तत्व जहां पाए जाएंगे वहां पर ज्यादा मात्रा में जियोथर्मल एनर्जी निकलेगी, और ऐसे पॉइंट्स को ऑथर होम्स क्या कह देते हैं, हॉट स्पॉट कह देते हैं।
हॉट स्पॉट से कन्वेक्शनल करंट निकलती हैं और ये कन्वेक्शनल करंट ही जाकर हमारे लिथोस्फीयर की प्लेट से टकरा जाती हैं और लिथोस्फीयर की प्लेट से जब ये टकराती हैं तो यहां पर ये प्लेटों को कहीं ना कहीं डाइवर्स कर देती हैं, दो भागों में फैला देती हैं। तो इसका मुख्य तौर पर हैरी हेस ने सहारा लिया, इसी थ्योरी का सहारा लिया और इससे ही मिड ओशनिक रिज को निर्मित किया या मिड ओशनिक रिज कैसे बन जाता है उसकी मिस्ट्री को सुलझाया। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि मिड ओशनिक रिज के निर्माण में इन्होंने ऑर्थर होम्स के इस सिद्धांत का सहारा लिया। इसके अलावा इन्होंने एक सर्वेक्षण का भी सहारा लिया। यह सर्वेक्षण किया गया था पैसिफिक ओशन में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि 1952 में चार्ल्स मैनसन, जी हाँ, क्या नाम है वैज्ञानिक का, चार्ल्स मैनसन ने 1952 में हम देखते हैं कि अमेरिका के पश्चिमी तट में, अगर आप देखोगे जो पैसिफिक ओशन वाला तट है, रॉकी और एंडीज, रॉकी विशेष तौर पर इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो पैसिफिक ओशन के आसपास का जो इलाका है, जो तटीय इलाका है, मुख्य तौर पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लेकर सिएटल तक का इलाका, इसके सी फ्लोर की चार्ल्स मैनसन के द्वारा मैपिंग की गई। चार्ल्स मैनसन ने पाया कि सी फ्लोर, यहां की जो सी फ्लोर है पैसिफिक ओशन की, उसमें एक मैग्नेटिक एनामली पाई जाती है, अगर बात करें एक चुंबकीय विसंगति पाई जाती, हिंदी में अगर कहें तो एक चुंबकीय विसंगति या मैग्नेटिक एनामली पाई जाती है। अब ये मैग्नेटिक एनामली क्या होती है इसको मैं थोड़ी देर से आपको समझाऊंगा, इसी के प्रमाण के तौर पर समझाऊंगा। लेकिन इस चुंबकीय विसंगति को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उससे एक डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा को उन्होंने लिस्टेड किया और लिस्टेड करके ये पाया कि जो हमारी सी की फ्लोर है पैसिफिक ओशन की, उस पैसिफिक ओशन की सी फ्लोर के चुंबकत्व में एक निश्चित पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न क्या है और इस पैटर्न का हमारी अर्थ की पोलैरिटी से क्या रिलेशन है और उस अर्थ की पोलैरिटी से ये पैटर्न कैसे एक सतत रूप में हमें मिल रहा है, इसके कुछ आंकड़े इन्होंने जारी किए। इन्हीं आंकड़ों का सहारा लेते हुए और ऑर्थर होम्स के इस मुख्य तौर पर संवहन तरंग सिद्धांत का सहारा लेते हुए हमारे इस पूरे के पूरे जो थ्योरी है, इसके लिए हैरी हेस ने अपना एक मूल जो इस पूरे सिद्धांत की बात है उसको कहा और मिड ओशनिक रिज का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया। तो आइए जान लेते हैं मिड ओशनिक रिज कैसे बना। तो दो बातों का सहारा ले लिया, दो वैज्ञानिकों की डेटा का सहारा ले लिया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? एक थे हमारे हैरी हेस ने, दो मुख्य वैज्ञानिकों का सहारा लिया, एक ऑर्थर होम्स रहे और दूसरा चार्ल्स मैनसन रहे। ठीक है, तो याद रखना। अब मिड ओशनिक रिज कैसे बन जाता है इसको हम देखते हैं। मिड ओशनिक रिज मुख्य तौर पर हॉट स्पॉट से निकलने वाले कन्वेक्शनल करंट जो हॉट स्पॉट से निकलती हैं, ये आते हैं ऊपर की ओर अपवेलिंग करते हुए और हिट करते हैं कहां पर बेटा? हमारे लिथोस्फीयर की निचली क्रस्ट में हिट करते हैं। कहां पर हिट करते हैं? लिथोस्फीयर की निचली क्रस्ट में हिट करते हैं। और जब ये लिथोस्फीयर की निचली क्रस्ट में हिट कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से इसमें सबसे ऊपर वाले इस भाग में देखेंगे तो एक दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? एक दरार पड़ जाती है और यही दरार मुख्य रूप से प्रेशर को रिलीज करने का काम करती है। किसके प्रेशर को? तो आप समझिएगा कि जब हमारी लिथोस्फीयर की परत एस्थीनोस्फीयर पर तैरेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा एस्थीनोस्फीयर पर। एस्थीनोस्फीयर लिक्विफाई है, तो जैसे ही ये प्रेशर दरार के रूप में टूटकर रिलीज होगा तो तेज गति से हमारे मेल्टन की अपवेलिंग शुरू हो जाएगी, यानी मेल्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेल्टन धीरे धीरे ऊपर आएगा तो ये दरार पर क्या होती जाएगी? चौड़ी होती जाएगी और दरार का जो डाइवर्जन है, दरार का जो एक दूसरे के विपरीत जाना है, ये तेज होने लगेगा। अर्थात हम कहें कि दरार धीरे धीरे भ्रंश बन जाती है और उसी भ्रंश के सहारे मैग्मा धीरे धीरे चढ़कर ऊपर आ जाता है। अब जब ये मैग्मा धीरे धीरे चढ़कर ऊपर की ओर आएगा तो ऊपर आते ही इस मैग्मा में अगर देखें एटमॉस्फेयर और समुद्र का पानी भर जाएगा और जब इसमें एटमॉस्फेयर समुद्र वाले इलाके में पानी भरेगा यानी ये ठंडा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जमने लगेगा। होने लगेगा नहीं लगेगा? इस तरीके से हम देखते हैं एक नए क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब ये नए क्रस्ट का निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इस नए क्रस्ट के निर्माण से हम देख पाते हैं कि यहां पर एक नए प्रकार का मार्जिन क्रिएट हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक में इस मार्जिन को अच्छे से हैरी हेस समझाते हैं, मॉर्गन समझाते हैं। तो यहां पर एक नया मार्जिन क्रिएट हो रहा है और इस मार्जिन
का निर्माण सतत चलता रहता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। और ऐसे ही कई मिलियंस ऑफ ईयर में हम देखते हैं कि ये मार्जिन जो है चौड़ा होता जाता है और कई किलोमीटर की लंबाई में ये मार्जिन फैलता चला जाता है। ये नया रॉक या नया क्रस्ट जो बन रहा है ये लंबाई में फैलता चला जाता है। इसके दूसरे डायग्राम में इसको स्पष्ट तौर पर समझाया गया है कि देखिए यहां से मोल्टन की अपवेलिंग हो रही है, यहां से मोल्टन निकल रहा है और मोल्टन जब निकलता है तो इस तरीके से यहां पर नए रॉक का फॉर्मेशन होता है, नए रॉक बनता है। इसके बाद जो पुरानी रॉक है इसकी दूर चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। फिर ये प्रक्रिया जब लंबी चलती रहती है तो हम देख रहे हैं कि बहुत लंबाई में, बहुत चौड़ाई में एक नए क्रस्ट का या एक नए सी फ्लोर का निर्माण हो जाता है। और इसी नए सी फ्लोर को क्या बोलते हैं हम बेटा? मिड ओशनिक रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज का निर्माण कैसे हुआ है? तो मिड ओशनिक रिज का निर्माण निरंतर एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाले लावा के जमाव से हम देख रवाते हैं कि हो जाता है। अब मिड ओशनिक जो रिज है हमारा, ये मिड ओशनिक रिज मुख्य तौर पर किस तरीके से दिखाई देता है हमारे मानचित्र पर, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए बेटा मिड ओशनिक रिज किस तरीके से दिखाई देता है हमारे मानचित्र पर, तो आपको इस पूरे डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहां पर ये देखिए आप मिड ओशनिक रिज। अब इसको मिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप समझ ही पा रहे हो कहां है, सागरों के मध्य भागों में ये रिज नजर आ रहा है। देखिए आप, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मिड ओशनिक रिज सागर के मध्य भागों में, पैसिफिक ओशन में जरूर ये मध्य भाग में नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन में लगभग मध्य भाग में है और अटलांटिक ओशन में तो बिल्कुल मध्य में है। इसको मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। ये कटक बेटा बहुत लंबाई में फैला हुआ है, लगभग 14,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आप इसको समुद्र में डूबा हुआ एक लंबा पर्वत श्रृंखला या एक ऐसी माउंटेन की चेन मान सकते हैं। यानी आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि बड़ा सा पर्वत हमारे सागरों में डूबा हुआ है, एक लंबा माउंटेन हमारे सागर में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से पैसिफिक ओशन हो, चाहे अटलांटिक ओशन हो, चाहे इंडियन ओशन हो, इन सब में इस तरीके के रिज नजर आते हैं। और ये रिज किसका प्रमाण है बेटा? ये रिज उसी बात का प्रमाण है कि किस तरीके से एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा निकलता है और ये मैग्मा निकलकर नए रॉक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसको और समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो रही है। या मिड ओशनिक रिज का जब निर्माण हुआ तो मिड ओशनिक रिज के निर्माण के साथ साथ ही कैसे ट्रेंचेस का भी निर्माण हो जाता है, इसको और हम समझ लेते हैं। तो मिड ओशनिक रिज आप समझिएगा, ये अगर हमारी स्थलीय जो हमारी सी फ्लोर है उसकी अगर ये प्लेट मान लें या उसका एक क्रस्ट मान लें, बेसाल्टिक की क्रस्ट मान लें, और निचला भाग हमारा एस्थेनोस्फीयर मान लें, तो जब भी अपवेलिंग होगी, किसकी? मेल्टन की अपवेलिंग जब होती है इस पूरे के पूरे भाग में, ठीक है, तो जब हमारा मैग्मा निकलेगा तो बीच में क्या बन जाएगा बेटा? मिड ओशनिक रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिड ओशनिक रिज बन जाएगा। और मिड ओशनिक रिज से फिर हम क्या देखते हैं? देखिए आप क्या देख पा रहे हैं? आप हम देख पा रहे हैं कि कैसे शिफ्टिंग होती चली जा रही है ओशनिक क्रस्ट की। अर्थात मिड ओशनिक रिज के सहारे क्रस्ट क्या होती है? शिफ्ट करती है। और मिड ओशनिक रिज के सहारे चूंकि क्रस्ट शिफ्ट कर रही है तो इससे होता यह है कि हमें इन दो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो हमने शुरुआत में किए थे। पहला क्या उत्तर मिल जाता है? देखिए वो प्रश्न कौन से हैं? प्रश्न ये हैं, देखिए आप प्रश्न कौन से हैं। यहां पर आपको प्रश्न पहला नजर आता है कि क्यों मिड ओशनिक रिज जो के से दूर जाते हैं तो बेसाल्टिक रॉक पुरानी नजर आती है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिल रहा है कि जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रिज के पास दूर जा रहे हैं तो हमें रॉक पुरानी इसलिए मिल रही है क्योंकि मिड ओशनिक रिज में तो नई रॉक बन रही है, नए प्रकार के चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर सारी की सारी रॉक कैसी मिलेगी? नवीन प्रकृति की मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके दूर जाते जाएंगे रॉक कैसी होती जा रही है? पुरानी होती जा रही है। तो इसको अच्छे से समझिए बेटा कि क्यों ये प्रश्न का हमें आंसर मिल रहा है कि क्यों मिड ओशनिक रिज के पास नए प्रकार की रॉक पाई जाती है और इससे जैसे जैसे दूर जाती है रॉक की एज बढ़ती जाती है। तो आंसर अपन को मिल गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसको अच्छे से समझना है कि क्यों मिड ओशनिक रिज के पास नवीन चट्टानें, तो समझ रहे हैं कैसे हैं, और दूर जाते हैं तो क्यों ये चट्टानें ओल्डेस्ट होती चली जाती हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न हमें जो मिलना है वो क्या है? वो ट्रेंचेस के संबंध में है। तो आइए हम ट्रेंचेस के बारे में जान लेते हैं कि ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए
ये जो चट्टानें जो मिड ओशनिक रिज से दूर की ओर जा रही हैं, या जो बेसाल्टिक रॉक है जो मिड ओशनिक रिज से दूर की ओर जा रहा है, इसको अपन कुछ इस तरीके समझ ले कि यह एक ओशनिक क्रस्ट की प्लेट है। क्या है? एक ओशनिक क्रस्ट की प्लेट। और जब ये ओशनिक क्रस्ट की प्लेट शिफ्ट करेगी, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह शिफ्ट करेगी, तो ये किसी ना किसी दूसरे क्रस्ट की प्लेट से टकराएगी। अब ये दूसरे क्रस्ट की प्लेट से मतलब क्या है? ये दूसरे ओशियन की प्लेट भी हो सकती है, या उसी ओशियन की दूसरी प्लेट हो सकती है, या किसी स्थल की प्लेट भी हो सकती है। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा हूं कि ट्रेंचेस के निर्माण में मुख्य तौर पर अगर देखें तो एक प्लेट हमारी ओशनिक है, तो दूसरी प्लेट हमारी कैसी है? कॉन्टिनेंटल है। तो जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, तो हम देखते हैं कि यहां पर ओशनिक क्रेस्ट जो हमारी प्लेट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी उसका भार ज्यादा है, तो ओशनिक प्लेट हल्की स्थलीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। अब हमें पता है कि हमारी स्थलीय प्लेट की मोटाई बहुत ज्यादा होती है, लगभग 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक मोटी होती है स्थलीय प्लेट, और जबकि ओशनिक प्लेट लगभग 2 से लेकर लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी मिल सकती है। तो जब स्थलीय प्लेट के नीचे भारी ओशनिक जो प्लेट है वो सबडक्ट होती है, तो देखिए आप कितनी चौड़ाई हो गई। ये लगभग 50 किलोमीटर हुई, लगभग 10 किलोमीटर, तो टोटल 60 किलोमीटर चौड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके से गहराई कितनी बढ़ रही? लगभग 60 किलोमीटर की गहराई बढ़ रही। तो यहां पर देखिए आप कि जब ओशनिक क्रस्ट क्या होती है बेटा, हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराती है, तो यहां पर क्या हो जाता है? सबडक्शन हो जाता है, या इसके नीचे छिपित हो जाती है। सबडक्शन इतना हैवी होता है कि हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है ये चली जाती है मेंटल में। कहां चली जाती है? मेंटल में। और मेंटल में जाकर चूंकि मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहां पर मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस प्लेट का विनाश हो गया। क्या हो जाता है? विनाश। तो फिर से एक नए प्रकार का यहां पर एक मार्जिन बनता है, जिसको हम आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक में विनाशात्मक प्लेट किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कह देंगे। ठीक है, हालांकि अभी हमें इसके बारे में नहीं समझना है, बस कहने की बात है क्योंकि इसी से रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं कि जब सबडक्शन हो रहा है, तो सबडक्शन के कारण यहां पर प्लेट बहुत ज्यादा गहराई में चली गई, तो यहां पर एक ट्रेंच फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। ये ट्रेंच महासागरों से भी बहुत ज्यादा गहरी होती है। क्या होती है? ये ट्रेंच बहुत ज्यादा गहरी होती है महासागरों से। तो नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए जरा, यहां पर अगर हम देखें तो ये प्लेट यहां से शिफ्ट होती है, और जब ये स्थल की प्लेट से टकराती है तो उसका सबडक्शन हो जाता है। और जब सबडक्शन होगा तो यहां पर आप देखिएगा, ये जो गहराई में आपको ये भाग दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ट्रेंच वाला भाग है। क्या है? ट्रेंच वाला भाग है, या इसी को हिंदी में गर्त या खड्ड कह देते हैं। तो महासागरों में बहुत सारी ट्रेंचेस ऐसे नजर आ जाती हैं, और बहुत सारे अगर बात करें हमें क्या मिड ओशनिक रिज नजर आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मिड ओशनिक रिज बना, तो वहां पर तो नवीन प्रकार की क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, लेकिन ट्रेंचेस के सहारे जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, अर्थात क्रस्ट का निर्माण ना होकर विनाश हो रहा है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाता है कि क्यों ट्रेंचेस के सहारे अर्थ क्रस्ट नष्ट हो जाती है, ओशनिक क्रस्ट नष्ट हो जाती है, या ओशनिक क्रस्ट में क्या हो जाता है अगर बात करें ये डिफॉर्म हो जाती है। तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया बेटा, मिला कि नहीं मिला? अब तीसरा जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों हमारी ओशनिक क्रस्ट का टाइम पीरियड मिड मेसोजोइक टाइम पीरियड से पुराना नहीं है, अर्थात इसका कुल टाइम पीरियड 260 मिलियन ऑफ ईयर क्यों है? तो इसका भी उत्तर हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखना जरा। मिड ओशनिक रिज के निर्माण से लेकर ट्रेंचेस के पास प्लेटों के विनाश का ये जो पूरा का पूरा साइकिल है ना बेटा, ये पूरा का पूरा साइकिल का टाइम पीरियड ही है बेटा लगभग 260 से लेकर 300 मिलियन ऑफ ईयर। कितना है बेटा? आपको क्या समझ में आ रहा है कि मिड ओशनिक रिज में नए क्रस्ट के निर्माण से लेकर ट्रेंचेस के पास क्रस्ट के विनाश का अगर पूरा साइकिल समझे तो कुल साइकिल का टाइम पीरियड ही है लगभग 260 से 300 मिलियन ऑफ ईयर। इसीलिए इससे ज्यादा पुरानी रॉक हमारे महासागरों के नितल में नहीं मिलने वाली।
तो समझ गए आप बात, क्या समझे कि महासागरों का नितल क्यों बेटा इतना पुराना नहीं है जितना स्थल पुराना है। क्यों मिड मेसोजोइक एरा से पुराना हमारा महासागर का स्थल वाला भाग यानी नितल वाला भाग पुराना नहीं मिल पाता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हम लेके चले थे, इस थ्योरी का जो आधार थे वो आपको क्लियर हो गए कि कैसे मिड ओशनिक रिज बन जाता है, कैसे ट्रेंचेस फॉर्म हो जाती हैं और किस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा साइकिल 300 मिलियंस ऑफ ईयर का होता है। आपको यहां पर एक अच्छी बात बता दूं कि हमारी स्थल की जो पूरी की पूरी प्लेट है ये महासागर की प्लेट से बहुत ज्यादा पुरानी होती है। यानी आपने सही सुना, स्थल की प्लेट या स्थल में जो क्रस्ट है, स्थल की जो ग्रेनाइटिक क्रस्ट है ये बहुत पुरानी है, जबकि महासागर की जो बेसाल्टिक क्रस्ट है ये नवीन प्रकृति की है। आप समझ ही पा रहे होंगे, तीसरे क्वेश्चन ने इसका आंसर दे दिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के मैप में तो कुछ ट्रेंचेस नजर आती हैं, इसको आप देख लीजिए कैसे। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मिड, अगर बात करें पैसिफिक रिज था, क्या था, मिड पैसिफिक रिज। और मिड पैसिफिक रिज कैसे बन गया, तो यहां पर मिड पैसिफिक रिज बन गया किससे बेटा, यहां अपवेलिंग हुई, एस्थिनोस्फीयर से मैग्मा निकला तो यहां पर रिज बन गया। और रिज से दूसरी ओर जाएंगे अपन, देखो बेटा रिज से इसके इस ओर शिफ्टिंग जब होगी हमारी प्लेट की तो यहां पर एक नए प्रकार की ट्रेंचेस फॉर्म होगी। और इसी ट्रेंचेस को क्या कहा गया है, देखो बेटा इसी ट्रेंच को क्या कहा गया है, इसको अच्छे से आप देखिएगा तो इस ट्रेंच को कहा गया है क्या, पेरू चिली ट्रेंच। क्या कहा गया है, पेरू चिली ट्रेंच। ऐसे ही यहां पर भी होता है तो यहां पर मिड अमेरिकन ट्रेंच बन जाती है। अगर आप यहां पर देखें इस साइड तो आपने एक बहुत फेमस ट्रेंच का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच का निर्माण कैसे हुआ, तो मध्य भाग में पैसिफिक के एक नए प्रकार का क्या बना बेटा, अगर देखें तो नए प्रकार का मिड पैसिफिक रिज बना। और ये रिज की जो प्लेट है जो कि किस ओर जा रही है, हमारे वेस्ट की ओर जा रही है, यही प्लेट यहां पर आकर इसका विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है, इस प्लेट का यहां पर विनाश हो जाता है। तो जब इस प्लेट का यहां पर विनाश होता है तो हम देखते हैं कि यहां पर मरियाना ट्रेंच बन जाती है। तो ऐसे ही विश्व में जहां जहां पर ट्रेंचेस बनी है, इस पूरे डायग्राम में देख पाओ आप, तो ये ट्रेंचेस उसी चीज का प्रमाण है कि यहां पर क्या हो गया है, सबडक्शन हो गया है, यहां पर प्लेट का या ओशनिक क्रस्ट का विनाश हो गया है। चाहे जावा ट्रेंच लें, मिंडनाओ लें, सुंडा लें, ऐसी बहुत सारी ट्रेंचेस हमारे पूरे के पूरे ओशनिक क्रस्ट पे नजर आती हैं। तो आपको ट्रेंचेस का भी अच्छे से अध्ययन कर लेना है, ट्रेंचेस को भी अच्छे से समझ लेना है। तो इस पूरे के पूरे हमारे इस टॉपिक में अगर हम देखें, हमने क्या जाना है, हमने उन 3 प्रश्नों का उत्तर जाना है कि कैसे मिड ओशनिक रिज बन जाता है, कैसे ट्रेंचेस बन जाती हैं और कैसे लैंड्स फॉर्म जो है 300 मिलियन, ये अगर बात करें सी की जो फ्लोर है, सी की जो क्रस्ट है वो 300 मिलियन वर्ष से पुरानी नहीं नजर आती है। अब बात ये निकल कर आती है कि हैरी हेस और डाइट ने इस तरीके का ये सिद्धांत प्रतिपादित तो कर दिया, लेकिन कोई भी सिद्धांत बिना एविडेंस के प्रमाणित नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि इस सिद्धांत को भी हमें प्रमाणित करने के लिए एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो वे कौन से एविडेंस हैं या किस प्रकार के प्रमाण हैरी हेस और डाइट द्वारा दिए गए जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को प्रमाणित कर देते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में उसकी सत्यता का प्रमाण दे देते हैं। तो आइए जान लेते हैं वे कौन से प्रमाण हैं। तो यहां पर स्लाइड में लिखा हुआ है पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस, या अगर इसको हिंदी में कहें तो पुराचुंबकत्व से प्राप्त होने वाले प्रमाण। तो पुराचुंबकत्व के क्या प्रमाण है, यहां पर स्लाइड में आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग से संबंधित जो ये स्प्रेडिंग हो रही है इसके प्रमाण को देने का श्रेय जाता है वेन्स और मैथ्यूस को। ये वेन्स और मैथ्यूस ने 1963 के दशक में, कब बेटा, 1963 के दशक में अगर हम देखें, मुख्य तौर पर पैलियोमैग्नेटिज्म या इसी को हम कह देते हैं मैग्नेटिक एनामली। तो एनामली के संबंध में, मैग्नेटिक एनामली या चुंबकीय विसंगति के संबंध में या पुराचुंबकत्व के संबंध में सबसे पहले कौन बता रहा है, सबसे पहले बता रहे हैं वेन्स और मैथ्यूस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इन्होंने 1963 में देखो बेटा काय का अध्ययन किया है। देखो यहां पर क्या लगा है, कार्लसबर्ग रिज का अध्ययन किया है, कार्लसबर्ग कटक का अध्ययन किया है और अपना ये एविडेंस प्रस्तुत किया है।
तो ये एविडेंस कहां से नजर आ रहा है? तो कार्लसबर्ग रिज का अध्ययन कर रहा है। देखो अब किसका अध्ययन किया जा रहा है? जो हमने बनाया है अभी, क्या रिज बनाया कि नहीं बनाया, कटक बनाया है। और वेन्स और मैथ्यूज भी इस कार्लसबर्ग रिज का अध्ययन करते हुए क्या दे रहे हैं? इसका एविडेंस दे रहे हैं। मतलब एविडेंस भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है जो थ्योरी हैरी हेस ने और डाइट ने दी है। तो क्या देखा इन्होंने देखा कि इंडियन ओशन में अगर हम देखें एक रिज है जिसको कहते हैं कार्लसबर्ग कटक। इस कार्लसबर्ग कटक को जब इन्होंने अध्ययन में लिया और इसका सर्वेक्षण किया तो इन्होंने जाना, वेन्स और मैथ्यूज ने, कि कार्लसबर्ग रिज में जो पोलैरिटी है मुख्य तौर पर हमारी पृथ्वी की, इस पोलैरिटी में एक सर्टेन पैटर्न नजर आता है, एक निश्चित पैटर्न नजर आता है। और यही पैटर्न मुख्य तौर पर उस समय जब ये क्रस्ट कार्लसबर्ग रिज की क्रस्ट बनी होगी, ओशनिक क्रस्ट, और उस समय के क्रस्ट की जो पोलैरिटी, उस समय जो अर्थ की पोलैरिटी रही होगी, वो पोलैरिटी इसमें एक प्रकार से नजर आ जाती है। इसमें ये पोलैरिटी एक निश्चित पैटर्न में नजर आ जाती है। अब ये पोलैरिटी कैसे नजर आती है, मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। पैलियोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों को समझ लेना जरूरी होगा। तो आप केवल ये समझें कि वेन्स और मैथ्यूज ने पैलियोमैग्नेटिज्म से साक्ष्य दिए हैं। अब ये क्या है पैलियोमैग्नेटिज्म? तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म में वेन्स और मैथ्यूज बताते हैं कि कहीं पर जहां पर भी रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, कटक बन रहा है, वहां पर अर्थ की पोलैरिटी बदलती है। क्या होती है? अर्थ की पोलैरिटी बदल जाती है। अर्थ की पोलैरिटी क्या होती है और ये बदलती कैसे है? तो सबसे पहले तो अर्थ की पोलैरिटी समझ लो आप। अर्थ की पोलैरिटी एक निश्चित टाइम पीरियड में, लेकिन ये मिलियंस ऑफ ईयर से कम नहीं होता, निश्चित टाइम पीरियड में बदल जाती है। अगर आज अर्थ की पोलैरिटी नॉर्मल डेज में नॉर्दर्न है या कह सकते हैं उत्तरी है, तो नेक्स्ट मिलियंस ऑफ ईयर में ये बिल्कुल से परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी? सदर्न हो जाती है। अर्थात अर्थ की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है एक सर्टेन समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद। तो नॉर्मल डेज में अगर पोलैरिटी नॉर्थ है तो इसके बाद कुछ मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये रिवर्स हो जाती है, ये नॉर्मल ना होकर परिवर्तित हो जाती है। इसको पोलैरिटी उत्क्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलैरिटी या ध्रुवण का उत्क्रमण हो जाना कहते हैं। तो पोलैरिटी इस तरीके से बदल जाती है, एक बार नॉर्मल में नॉर्थ होती है तो रिवर्स होकर साउथ भी हो जाती है। तो इसी पोलैरिटी की बात करी वेन्स और मैथ्यूज ने। ये कहते हैं कि मिड कार्लसबर्ग जो कटक है हमारा मध्य में, कार्लसबर्ग कटक में इस तरीके से कुछ सर्टेन पैटर्न नजर आते हैं जिनमें अलग अलग पोलैरिटी नजर आती है। क्या आती है? अलग अलग पोलैरिटी नजर आती है। ये पोलैरिटी कटक के दोनों ओर बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न में नजर आती है। अगर यहां पर साउथ है पोलैरिटी तो यहां पर भी साउथ होगी, इसके बाद यहां पर अगर नॉर्थ है तो यहां पर भी पोलैरिटी नॉर्थ होगी। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखना चाहें तो यहां पर भी हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये पोलैरिटी कैसे नजर आती है। देखिए आप, यहां पर जब कटक के सहारे ये मैग्मा निकला और नए रॉक का फॉर्मेशन हुआ तो ये पोलैरिटी आपको देखिए, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो कैसी है? साउथवर्ड है। कैसी है? साउथवर्ड है, दक्षिणी है, इसलिए यहां पर पोलैरिटी दक्षिणी नजर आ रही है। लेकिन इसी के बाद हमें पोलैरिटी कैसे नजर आ रही है? देखो ये नॉर्दर्न है, थोड़ी उत्तरी है, इसलिए पोलैरिटी उत्तरी नजर आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ये पोलैरिटी और क्यों ऐसा पोलैरिटी में ये मुख्य तौर पर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं? तो आप कुछ समझिए इस तरीके से कि हम देखते हैं कि जैसे ही अपवेलिंग होती है मैग्मा की, तो मैग्मा की जब अपवेलिंग होती है तो मैग्मा है क्या बेटा? मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है। जब मैग्मा सतह पर आता है यानी सी फ्लोर पर आएगा तो मैग्मा आयरन रिच होता है, या कह सकते हैं इसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है। और लौह तत्व की प्रधानता मुख्य तौर पर मैग्नेटाइट के रूप में होती है। और ये मैग्नेटाइट आप देखिएगा हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो जब ये मैग्नेटाइट क्रस्ट पर आएगा, मेल्टन रूप में रहेगा, तो हमारी पृथ्वी की पोलैरिटी उस समय जो रही होगी ये क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। यानी इसमें भी वही पोलैरिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे समझें कि मान के चलो ये मैग्मा इस तरीके से ये मैग्मा निकला और इस मैग्मा के समय इसमें कुछ मैग्नेटाइट के क्या है बेटा? मैग्नेटाइट के कुछ अवशेष हैं, आयरन रिच कंटेंट हैं।
तो इस समय जब ये क्रस्ट फॉर्म हो रही थी और मैग्मा पिघली अवस्था में था, तो उस समय जो पोलैरिटी रही होगी, लाइक इस तरीके की पोलैरिटी रही होगी, तो ऐसी पोलैरिटी हो जाएगी। तो इस समय अगर बात करें इस टाइम पीरियड में जितने भी मैग्नेटाइट के कण होंगे वे इसी पैटर्न में क्या हो जाएंगे, इसी पोलैरिटी में ही क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस पोलैरिटी में व्यवस्थित हो गए तो क्या समझ में आया, एक सर्टेन पैटर्न मिल गया कि नहीं मिला, और एक सर्टेन पैटर्न एक निश्चित क्रम में मिल गया। एक निश्चित क्रम में जब हमें सर्टेन पैटर्न मिलेगा तो अब क्या समझ में आ रहा है, देखो आपको यहीं पर एक निश्चित क्रम में एक सर्टेन पैटर्न, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें। तो क्यों ये अर्थ की पोलैरिटी कैप्चर आउट हो रही, क्योंकि आयरन रिच कंटेंट है मोल्टन, और एक बार मोल्टन अगर सॉलिडिफाई हो गया, ठोस हो गया, तो फिर ये पोलैरिटी नहीं बदलेगी, चाहे भले ही मिलियंस ऑफ ईयर में पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, लेकिन फिर इस रॉक की पोलैरिटी नहीं बदलेगी, अर्थात लिक्विफाई अवस्था में ही पोलैरिटी बदलेगी। एक बार चट्टान ठोस हो गई, वह ठंडी हो गई, सख्त हो गई, तो फिर पोलैरिटी क्या हो जाती है, उसमें फिक्स्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्यों अर्थ की पोलैरिटी के कारण ये एनॉमली पाई जा रही है, और इस पोलैरिटी में हमें एक सर्टेन पैटर्न नजर आता है। अगर पोलैरिटी सदन है तो फिर पोलैरिटी नेगेटिव भी होगी, यानी नॉर्थ होगी, या अगर इसको हम कहें तो कैसी होगी, उत्तरी होगी, या इसी को हम नॉर्मल पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी कहलाती है, और साउथ पोलैरिटी को हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। तो एक बार नॉर्मल पोलैरिटी होगी, एक बार रिवर्स पोलैरिटी होगी, एक बार फिर रिवर्स होगी, एक बार फिर नॉर्थ होगी। तो इस तरीके से एक पैटर्न नजर आता है, और यही वास्तव में क्या है, एनोमली है। यही प्रकार की विसंगति हमें अर्थ सी फ्लोर में नजर आती है। एक डायग्राम है यहां पर, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसको, अगर ये कटक देखें आगे हम, तो ये थोड़ा सा रेडिश दिखाई दे रहा है आपको, लाल रंग का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर लाल रंग ये बता रहा है कि यहां की इस समय पोलैरिटी कैसी है, थोड़ी सी रेड रंग की है। अब ये रेड रंग को, अगर इस पोलैरिटी को मैं नॉर्मल पोलैरिटी कह दूं, क्या कह दूं, नॉर्मल पोलैरिटी, तो इसके बाद आप देखिएगा रंग थोड़ा सा येलोइश हो गया कि नहीं हो गया। और ये येलोइश रंग क्या बता रहा है आपको, ये येलोइश रंग ही हमें बता रहा है कि पोलैरिटी चेंज हो गई है। पोलैरिटी अगर यहां नॉर्मल है तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई यहां पर, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रीन रंग दिखाई दे रहा होगा इसकी जस्ट आफ्टर, ठीक है। और ये ग्रीन रंग क्या पोलैरिटी बताएगा आपको, ये पोलैरिटी फिर से चेंज होकर रिवर्स हो गई है। तो पोलैरिटी में सर्टेन क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो दोनों हो रहे हैं, निश्चित पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए पोलैरिटी का जो ये पैटर्न निश्चित है, ये हमें ये प्रमाण दे रहा है कि मिड ओशनिक रिज के दूर की ओर जाने पर रॉक्स कैसी हो जाती हैं, रॉक्स निरंतर पुरानी होती जाती हैं, और जैसे ही ये ट्रेंचेस के पास पहुंचती हैं, कहां पहुंचती हैं, जैसे ये ट्रेंचेस के पास पहुंचती है, ये समाप्त हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो ट्रेंचेस के पास पहुंचकर, ये डायग्राम देखिए आप, ये यहां पर ट्रेंचेस के पास पहुंचकर यहां पर ये पूरी की पूरी प्लेट है, या जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक निश्चित पैटर्न नजर आ रहा है, और इस पैटर्न की विसंगति को ट्रेंचेस के पास जाकर ये विसंगति समाप्त हो जाती है। और पूरे के पूरे पैटर्न में अगर हम देखें तो यहां पर मुख्य तौर पर कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहां पर सबडक्ट हो जाती है हमारी ओशनिक प्लेट, ठीक है। तो इस तरीके से पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, एक मूल साक्ष्य है जो हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताते हैं। एक और डायग्राम है, इसमें भी वही बात की गई हो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में पोलैरिटी चेंज हो रही है। एक बार नेगेटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी मतलब रिवर्स पोलैरिटी, एक बार पॉजिटिव पोलैरिटी यानी पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब नॉर्मल पोलैरिटी इसको कह देते हैं, स्टैटिक पोलैरिटी भी इसको हम कह देते हैं। तो पोलैरिटी निरंतर चेंज होती है अर्थ की, क्यों, क्योंकि अर्थ के जो जियोमैग्नेटिक पोल हैं, जो मैग्नेटिक पोल हैं, इसको ऐसा बोलेंगे हम, कौन से पोल हैं, जो हमारे चुंबकीय ध्रुव हैं, ये निरंतर बदलते रहते हैं। जो ज्योग्राफिकल ध्रुव हैं ये तो हमेशा कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन जो हमारे चुंबकीय ध्रुव हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं, और एक सर्टेन पैटर्न के साथ ही इनमें, या कहें हम सर्टेन पीरियड के साथ, एक निश्चित पीरियड के साथ ही ये निरंतर परिवर्तित होते हैं, एक निश्चित एज के साथ परिवर्तित होते हैं, इसलिए हमें एक निश्चित पैटर्न नजर आ जाता है। तो इस तरीके से पैलियोमैग्नेटिज्म के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं। मैथ्यूज और वेन्स इसी चीज को प्रमाणित किए 1963 के दशक में।
आइए जान लेते हैं इस वीडियो के अंत में कि पैलियोमैग्नेटिज्म जो है, इस पैलियोमैग्नेटिज्म जो अभी तक हमने इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में समझ लिया है, इसके कंक्लूजन क्या है, इसका मुख्य तौर पर निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो सबसे पहले निष्कर्ष क्या बना? निष्कर्ष पहला मिलता है कि पैलियोमैग्नेटिज्म में जो अर्थ की पोलैरिटी है वो पैरोडिक होती है। एक बार नॉर्मल होगा, दूसरी बार उसका रिवर्सल फॉर्म हमें देखने को मिलता है। एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार नेगेटिव होगा, यानी पोलैरिटी निरंतर एक निश्चित समय के बाद, ये मिलियंस ऑफ ईयर हो सकता है, पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। दूसरा क्या देखा हमने देखा कि जैसे ही हम, ये हमारे मुख्य तौर पर अगर मैं इसको समझाऊं, यहां पर ये जो हमें यहां पर देखिए आप, ये जो स्ट्रिप नजर आ रही हैं, ये जो चौड़ाई की कुछ ये हमें बैंड या कुछ पट्टियां नजर आ रही हैं। इन पट्टियों में से कुल 2 पट्टियों का अगर हम अध्ययन करें और इन 2 पट्टियों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि रेट ऑफ स्प्रेडिंग क्या है। क्या पता चल जाएगा? रेट ऑफ स्प्रेडिंग क्या है? तो रेट ऑफ स्प्रेडिंग पता करने के लिए हम इन 2 स्ट्राइप्स जो हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा? देखिए दूसरा पॉइंट यही है कि रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइड बाय द एज एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल मैग्नेटिक स्ट्राइप। 2 मैग्नेटिक स्ट्राइप को आपस में अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें तो एज और सी की फ्लोर की स्प्रेडिंग की रेट को हम पता कर सकते हैं। तो सी की फ्लोर की स्प्रेडिंग किस दर से हो रही है, किस तेजी से हो रही है, इसको समझें तो अटलांटिक ओशन की 1 सेंटीमीटर प्रति ईयर हो रही है, इंडियन ओशन की 1.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर हो रही है, और अगर बात करें पैसिफिक ओशन की लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से स्प्रेडिंग यहां पर इसकी जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रही है। तो महासागरों की फ्लोर अलग अलग अगर बात करें डिस्टेंस के साथ, अलग अलग अगर बात करें स्पीड के साथ स्प्रेड कर रही है, ये हमें जानने को मिल जाता है। तो कंक्लूजन यही है कि कोई भी चीज, चाहे स्थलमंडल की क्रस्ट की बात करें, चाहे जो हमारी ओशिनी की क्रस्ट की बात करें, ये स्थायी नहीं है, इसमें निरंतर स्प्रेडिंग हो रही है। यह एक कुछ अगर बात करें गति से निरंतर फैलती रहती है, कोनों पर जाकर इसमें डिस्ट्रॉय भी होता है, यानी निर्माण का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, ये निरंतर चलता रहता है, और विकास के क्रम में पतन का भी एक क्रम नजर आता है, वो भी इसी का एक भाग है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंतर्गत किस तरीके से ये हमारे मिड ओशनिक रिज और ट्रेंचेस बन गई, और ऐसे ट्रेंचेस और रिज बनने के पीछे के क्या प्रमाण हैं, इसको हमने जान लिया। आई होप आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को अगर हम बात करें, आप अच्छे से देखिए, समझिए। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे अदर पीसीएस एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री दृष्टि से, और मुख्य तौर पर मेंस की दृष्टि से, ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।